हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैभव और आज हम 26 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग। तो ये बहुत टाइम बाद, इनफैक्ट पहली बार जब से जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका ट्रांजिशन हुआ है स्टेट से यूनियन टेरिटरी में, उसके बाद पहले ये इलेक्शन है। एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही स्पेशल केस है, जस्ट लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी, क्योंकि इन तीनों में क्या है, पहली बात तो ये तीनों यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जो कि 100% सेंटर के कंट्रोल में होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उनके कंप्लीट कंट्रोल में होती है यूनियन टेरिटरी। सो दैट इज अ केस। बट यहाँ पर क्या है, इन तीन यूनियन टेरिटरीज में जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ये ऐसी यूनिक यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। मतलब जो बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे चंडीगढ़ हो गई, लक्षद्वीप हो गई, अंडमान एंड निकोबार हो गया, दादरा एंड नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव है, तो वहाँ पर जो है ना, कोई इलेक्शन नहीं होता स्टेट के लिए, स्टेट बेस कोई इलेक्शन नहीं होता वहाँ पर। लेकिन क्योंकि इन तीनों यूनियन टेरिटरीज के पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होता है और स्टेट का एक चीफ मिनिस्टर भी जो है वो इलेक्ट होता है। ठीक है। तो वैसे ही अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं और जम्मू कश्मीर पहले प्योरली एक स्टेट ही था। 2019 के बाद से उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। एंड क्योंकि वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चैलेंजेस थे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, तो वो ये इलेक्शन नहीं करवा पाए लेजिस्लेटिव असेंबली के। अब जाके वहाँ पे स्टेट बेस्ड लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये कुछ डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। एंड इसका जो वोटिंग डेटा है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था, तो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा सा देख लेना स्टार्टिंग में। बट ये जो वोटिंग डेटा है ना, बस यही आपके थोड़ा सा आपके साथ रहना चाहिए, क्योंकि इसको आप थोड़ा अपना आर्ग्यूमेंट्स में यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आर्ग्यूमेंट आप इंटरव्यू में पेश कर रहे हो या फिर मेंस में लिख रहे हो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो सेकंड फेज़ में वोटिंग है वो 57% है। जो फर्स्ट फेज़ वोटिंग हुई थी कुछ दिनों ही पहले, उसमें जो वोटिंग थी वो 64% के अराउंड थी। एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो श्रीनगर वैली है, सी जम्मू एंड कश्मीर में तो ऊपर कश्मीर वाला रीजन और नीचे जम्मू वाला रीजन, ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है। तो कश्मीर जो वैली है, क्योंकि कश्मीर के ऊपर भी रेंज है, नीचे भी रेंज है, तो जो बीच वाला रीजन है जहाँ पे लोग रहते हैं, प्लेन्स, उसको हम वैली कह देते हैं। तो जो ये वैली वाला जो रीजन है ना, यहाँ पे अराउंड 29% वोटिंग हुई है। बट जो ओवरऑल जम्मू कश्मीर है वहाँ पे 57% वोटिंग है। ये कुछ डेटा आपको ध्यान रखना है। तो पहले 2014 में जो कश्मीर वैली में, मतलब श्रीनगर कश्मीर वैली में ही आता है, तो वहाँ पे जो वोटिंग थी वो 27% है। डेफिनेटली वो अब 29% हो चुकी है। हाँ, इंक्रीज़ है, बट इंक्रीज़ इतना ज़्यादा भी नहीं है। एक और चीज़ आपको ध्यान ध्यान रखनी है कि इसको वो जश्न जमहूरियत बोल रहे हैं, ये टर्म यूज़ किया जा रहा है सेलिब्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। ये जम्मू कश्मीर इलेक्शन से रिलेटेड है। तो ये टर्म शायद आपसे कहीं पूछा नहीं जाए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आप इसको ध्यान में रखना कि जब भी ये टर्म हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू द कर्नाटका चीफ मिनिस्टर केस। ये केस मैं पिछले 2 दिन से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बहुत सारा डिटेल में मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, तो प्लीज़ आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि हुआ क्या था। कि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन पे ये एक एलिगेशन है। एलिगेशन क्या है कि उन्होंने जो मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि एक लोकल अर्बन बॉडी है, उसको यूज़ करके अपनी वाइफ को उन्होंने 14 साइट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। मतलब सीएम ने अपनी वाइफ को कुछ 14 साइट्स को ट्रांसफ़र कर दिया एक गवर्नमेंट की एजेंसी को यूज़ कर। तो ये उन पे एलिगेशन है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। फिर होता क्या है, क्योंकि ये जो पर्सन है इन पे ये करप्शन का चार्ज लगा है, तो करप्शन पे जब भी चार्ज लगता है ना, तो वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर आता है। ठीक है। अब प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एक बहुत ही स्पेशल केस है, या एक बहुत ही स्पेशल सेक्शन है। ये सेक्शन है 17A। ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो सेक्शन 17A है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि जब भी किसी पब्लिक सर्वेंट, मतलब कोई भी जो गवर्नमेंट में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो पॉलिटिशियन इलेक्टेड है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर करप्शन के केस में उसके अगेंस्ट पूरी कार्रवाई चल रही है, तब ये जो पब्लिक सर्वेंट है, इसको सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन मिलने के बाद ही इसके अगेंस्ट कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करी जा सकती है। मतलब कोई एक अथॉरिटी है, वो परमिशन देगी तभी इसके अगेंस्ट कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। ये सेक्शन 17A बोलता है। ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द हाईएस्ट एक ऑफिस हो गया स्टेट के अंदर, तो इनके लिए परमिशन कौन देता है? इनके लिए परमिशन गवर्नर देता है। तो गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो परमिशन दे पाए चीफ मिनिस्टर के लिए।
बट एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गवर्नर जो है वो यूजुअली चीफ मिनिस्टर और जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी एडवाइस पर ही चलते हैं। बट कभी कभी क्योंकि करप्शन का एक बहुत बड़ा केस है, तो गवर्नर के पास ये थोड़ी सी पावर है कि वो उनके एडवाइस के बिना भी ऐसा कोई डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। तो गवर्नर ने परमिशन दे दी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट की जाए इस एलिगेशन के ऊपर। फाइन। अब इसमें क्या है, ये जो केस है, जो परमिशन है गवर्नर ने दी है, ये किसको दी है? ये परमिशन गवर्नर ने दी है पुलिस को। और ये पुलिस जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे वो कर रही है लोकायुक्त को। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें अनपैक करनी है। तो एक बार लोकायुक्त को देखते हैं कि लोकायुक्त क्या है। लोकायुक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी है, काफ़ी सिंपल है समझना। आप ये देखो कि अगर कोई पॉलिटिशियन कुछ करप्शन कर रहा है तो उसको देख कौन रहा है? सी, अगर कोई ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल जो सिटीजन है उसने कुछ ब्राइब ली या ब्राइब दी किसी को, या उसने कुछ अच्छा कंडक्ट नहीं करा, तो पुलिस है जो कि सिटीजन्स को ट्रीट करेगी। लेकिन अगर पुलिस खुद में ही करप्ट है तो उनको कौन देखेगा? तो ऐसा देखा गया कि जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, सिर्फ पुलिस नहीं, बाकी जितने भी पब्लिक ऑफिशियल हैं, उनको भी अकाउंटेबल बनाने के लिए उनको भी अकाउंटेबल बनाने के लिए हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें इन पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट केस दर्ज किए जा सके। पहले क्या होता था, या यूजुअली क्या सिनेरियो है, कि जो कोर्ट है, जो इंडिया की जुडिशरी है, उसके अंदर ये जाते थे केसेस। बट एक प्रॉब्लम आपको पता है कि कोर्ट्स के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है, बहुत ही सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है। अगर ये भी केस आ गए पब्लिक ऑफिसर्स के अगेंस्ट, तो वो जो पेंडेंसी है और बढ़ जाती है, और पता नहीं कितने साल निकल जाएंगे जब तक किसी पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट कुछ हो पाए। इसलिए सोचा गया एक अलग से बॉडी बनानी चाहिए जो कि इन सब को देखे। तो सेंट्रल लेवल पे जो बॉडी है उसको कहते हैं हम लोकपाल, और जो स्टेट लेवल पे ऐसी बॉडी है उसको हम कहते हैं लोकायुक्त। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि आया कहाँ से है। तो लोकायुक्त जैसी बॉडी ना बहुत सारे स्टेट्स में पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 2013 में एक एक्ट आता है सेंटर का। सेंटर इस एक्ट को निकालती है जिसका नाम है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। इसके कारण क्या होता है कि पूरे इंडिया में जो लोकपाल डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में थे ना, वो थोड़े से स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं, और उनका जो फंक्शन है वो थोड़ा और प्रॉपर हो जाता है और स्ट्रीमलाइन हो जाता है। बस यही पर्पस था इस एक्ट का। फाइन। नाउ लोकायुक्त क्या करता है कि वो जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स हैं उसको सुनता है, सिंपल। और इसी को बोला जाता है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन ये स्वीडिश ओरिजिन का है, स्वीडन से जो टर्म है, और ये जो ऑफिस है ये स्वीडिश ओरिजिन का है। तो इसका मतलब सिंपल सा यही है कि वो पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिसर्स जो हैं उनके अगेंस्ट केसेस को सुनता है। ओम्बड्समैन का मतलब यही होता है, सिंपल। और ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे काम करता है। जो लोकपाल है वो कहाँ काम करता है? वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। ये एंटी करप्शन अथॉरिटी है। अब ऐसा क्यों है इसका मैंने आपको रीजन दे दिया है। अब ये क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ग्रीवेंसेज, एलिगेशन अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट्स। तो यहाँ पे एलिगेशन का केस है चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली वो उसके अंदर जाएगा। लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त ये अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। उनकी एक कमिटी होती है, कमिटी बैठती है, वो देखती है कि किसको अपॉइंट करना चाहिए, उसके बाद लोकायुक्त को अपॉइंट करा जाता है। एंड ही इज नॉट एबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ द सेकंड टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है या डिटेल है। ऐसी चीज़ें ना प्रीलिम्स में वो पूछ लेते हैं रेगुलरली, जो छोटी सी माइक्रो डिटेल्स होती हैं। तो ये लोकायुक्त का आपको अब पता चल गया है कि ये ऑफिस किस टाइप का है। तो गवर्नर ने पुलिस को परमिशन दी है, और पुलिस जो है ये इन्वेस्टिगेशन करने के बाद केस लोकायुक्त में फाइल करेगी। लोकायुक्त के पास क्यों जाएगा केस, ये भी मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वही बॉडी है जो कि एंटी करप्शन बॉडी है। तो ये पूरा सर्कल अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस केस में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये तो इस पे तो काम हो गई क्योंकि करप्शन का केस है, लेकिन बेनामी प्रॉपर्टी का जो एक्ट है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा, ये लोकायुक्त ने बोला है। अब बेनामी प्रॉपर्टी क्या है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सी, बेनामी प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सपोज ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। पर्सन ए के पास एक लैंड है और उसको ट्रांसफर करना है पर्सन बी को। ठीक है, मतलब पर्सन ए को जो उसकी ज़मीन है पर्सन बी को देनी है, तो पर्सन बी क्या करेगा? पर्सन ए को पैसे दे देगा और पर्सन ए पर्सन बी को लैंड दे देगा। फाइन, ये बेसिक ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना जो गवर्नमेंट है उसके पास लैंड की रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत टैक्स भी देना पड़ता है। तो द थिंग इज कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है ये गवर्नमेंट की नज़र के अंदर हो रहा है, लेकिन सपोज लोगों को टैक्स बचाना है या जो उन्होंने करप्ट पैसा कमाया है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना वो गवर्नमेंट की नज़र से बचाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो पर्सन सी को लाते हैं
और पर्सन सी चाहे हो सकता है कि वो जिंदा हो या ना हो, और हो सकता है जो पर्सन सी है ये कभी लाइफ में एग्जिस्ट करा ही नहीं, तो एक रैंडम पर्सन सी को वो इन्वेंट कर देते हैं और इसके नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब गवर्नमेंट को लगेगा अच्छा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और वो देखने जाएगी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर किससे हुई है, तो उनको पर्सन ए का नाम नहीं दिखेगा, पर्सन बी का नाम नहीं दिखेगा, उनको पर्सन सी का नाम दिखेगा। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट में तो पर्सन सी का नाम लिखा है, लेकिन पर्सन सी तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो फिर क्या है कि गवर्नमेंट को पता नहीं चल पाएगा कि जो प्रॉपर्टी है वो किसने कैसे ट्रांसफर करी। तो इससे इस पर्सन का या इस पर्सन का जो करप्ट पैसा है वो ट्रांसफर भी हो गया और गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला। तो इसी को कहते हैं बेनामी प्रॉपर्टी, मतलब जो नाम है ना ओरिजिनल ओनर का या ओरिजिनल जो बायर है वो नहीं आता, तो ये बेनामी प्रॉपर्टीज को कहते हैं। सो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय और ट्रांसफर टू अ पर्सन बट हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड बाय अनदर पर्सन, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और जो फिक्टिशियस नेम का यूजुअली यूज करा जाता है, फिक्टिशियस नेम मतलब बना बनाया नेम, जो पर्सन सी है वो यूजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई रैंडम पर्सन को वो इन्वेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसको कंट्रोल करने के लिए ना बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट आया था 2016 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि यहाँ पे 14 साइट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है तो इसलिए बोला गया है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी यहाँ पे एक्ट करेगा, और बेनामी ट्रांजैक्शन का जो 2016 में अमेंडमेंट एक्ट है वो भी यहाँ पर एक एक्ट करेगा, जिसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर है उनको ट्राई करा जाएगा। तो ये पूरा सिनेरियो है। आई रियली होप कि जिस तरह से मैंने आपको लिंक्स समझाए हैं वो आपको समझ में आए हैं, और उससे जितने भी क्वेश्चन बच सकते हैं प्रीलिम्स में वो भी मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, ये एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में आज, एंड इसमें वन नेशन वन इलेक्शन पर एक डिस्कशन है। मैं इस डिस्कशन में जाऊंगा क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड है, तो इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स उन्होंने पेश करे हैं जो भी ऑथर हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन का, और जब हम इसको पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है, इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो सेंटर है, मतलब इंडिया में ना 3 टियर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, पूरा पार्लियामेंट है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। जब लोग वोट करते हैं तो वो पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं। जब सेंट्रल इलेक्शन होते हैं तो हम पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, और इन इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बोला जाता है। ठीक है, इन इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस बोला जाता है। जब पार्लियामेंट के लिए वोटिंग हो जाती है तो पार्लियामेंट में जिसकी मेजोरिटी होती है वही लोग प्राइम मिनिस्टर को पिक कर लेते हैं, वो अलग सिनेरियो है। बट जब नॉर्मल लोग वोट करते हैं तो वो पार्लियामेंट के लिए ही वोट करते हैं, जिसको जनरल इलेक्शन बोलते हैं। जो ये पहला टियर हो गया। दूसरा टियर है स्टेट गवर्नमेंट्स। इंडिया में 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से 28 तो स्टेट्स हैं एंड बाकी जो 8 है ना वो हो गए यूनियन टेरिटरीज। अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि इन 8 में से 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, और बाकी जो 28 स्टेट्स हैं उनके अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो क्या होता है, स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में आप लोग वोट करते हो। स्टेट इलेक्शंस के अंदर जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है जीत कर, उसका चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव में मेंबर बन जाता है, और स्टेट के अंदर ही गवर्नर भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉलिटी का एक इंस्टीट्यूशन है। फिर एक तीसरा टियर भी है इसके नीचे, और यहाँ पे आ जाती है लोकल बॉडीज। विलेजेस में लोकल बॉडीज होती है पंचायत, और अर्बन एरिया जो है वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज होती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा। अब वन नेशन वन इलेक्शन का एम क्या है और यहाँ पे हो क्या रहा है। यूजुअली जब आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको पता है कि सेंट्रल का जो इलेक्शन है हर 5 साल में होता है, स्टेट का भी इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन ये दोनों ना अलग अलग टाइम पे होंगे। आप जिस स्टेट में हो सपोज, उसका इलेक्शन हो सकता है अगले साल हो, लेकिन जो सेंटर का इलेक्शन है वो तो 2024 में हो गया। बहुत सारे स्टेट ऐसे स्टेट्स हैं जिनका इलेक्शन 25 में होगा, फिर कुछ का इलेक्शन 26 में होगा। तो आप देख सकते हो कि सेंटर का इलेक्शन तो 24 में हुआ था, अब 29 में होगा, लेकिन स्टेट्स का इलेक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे होता रहता है। ठीक है, उनका भी 5 साल का ही टर्म है, बट क्योंकि इंडिया में हमने देखा कि 28 तो नॉर्मल स्टेट्स हैं और 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उनके अंदर भी इलेक्शन होते हैं। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 31 ऐसे यूनिट्स हैं इंडिया में, या 31 स्टेट बेस्ड इलेक्शन इंडिया में हो रहे हैं। तो सेंट्रल इलेक्शन तो हो गया, और बाकी जो 31 और इलेक्शन है ना वो भी इन 5 सालों में होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इतने सारे इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्शन हो रहे हैं, एंड इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारा मनी ये खर्च होता है। जो
जिन्होंने आर्टिकल लिखा है ना वो वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज कर रहे हैं, तो वो हम आर्ग्यूमेंट्स भी देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आइडिया आ क्यों रहा है। तो पहले तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, फिर हमें पता है कि हर इलेक्शन के लिए सेफ्टी प्रोवाइड करना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आप देखो कि अगर इलेक्शन हर साल मतलब 31 इलेक्शन तो स्टेट्स के हो गए, एक इलेक्शन सेंटर का हो गया, और जो पूरा 5 साल का स्पैन है उसमें इलेक्शंस बहुत सारे होते जाते हैं। तो हर साल जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं, वो कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, कभी इस स्टेट में, ठीक है। बहुत बार उनको घूमना पड़ता है। इसके कारण जो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी पर्सनल वो बिजी रहते हैं, और उनको हम कहीं प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। जहाँ पर सपोज हमें कोई मेजर मेजर कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है या फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च करना है, उसकी वजह ये जो सिक्योरिटी पर्सनल है पूरे इंडिया में ट्रैवल करते रहते हैं सिर्फ स्टेट इलेक्शंस को प्रोटेक्शन देने के लिए। एक तो एक ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि एक आर्ग्यूमेंट है वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट भी हम समझते हैं कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी अगर इसको हम अप्लाई कर देंगे। मतलब अब तक तो हमें लग रहा है चलो ठीक है, सेंटर के इलेक्शन और जो जितने भी स्टेट्स हैं, सारे जो स्टेट्स के इलेक्शन है ना उनको एक साथ करा लेते हैं। 1 महीने का टाइम लेंगे जिसके अंदर सेंटर के इलेक्शन भी हो जाएंगे, स्टेट के इलेक्शन भी होंगे। तो सपोज 24 के अंदर 2024 के अंदर जो मई का मंथ है उसके अंदर सारे सेंटर के इलेक्शन हो गए और सारे स्टेट्स के भी इलेक्शन हो गए। मतलब जब आप वोटिंग करने जाओगे तब एक आपके पास जो ईवीएम है उसमें आपको वोट करना है पार्लियामेंट के लिए, और दूसरी ईवीएम भी वहीं रखी होगी जिसमें आपको वोट करना है जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है आपकी स्टेट के, उसके लिए। तो मतलब आप 2 ईवीएम पे बटन दबाओगे और चले जाओगे। तो एक तरह से आपने एक ही दिन में या मल्टीपल फेजेस में एक ही महीने में क्या है, सेंटर के लिए भी वोट दे दिया और स्टेट के लिए भी वोट दे दिया। अब ये जो इलेक्शन है ना ये 2024 के मई महीने में हो गए। अब अगले इलेक्शंस पूरे इंडिया में होंगे ही नहीं। अगला जो इलेक्शन आएगा वो 2029 के मई के अंदर होगा। तो मतलब जो बीच के 5 साल है उसमें एक भी इलेक्शन किसी स्टेट में नहीं हुआ, क्योंकि सारे इलेक्शन इसी महीने में हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल, ये सारी चीज़ें वो जो है वो ओवरऑल सेटल हो गई। और एक और यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है अभी वो ये है कि क्योंकि बहुत सारी जो पार्टीज़ है ना वो इलेक्शन मोड में रहती हैं हमेशा। तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जो सेंटर के मिनिस्टर्स हैं या फिर स्टेट मिनिस्टर्स भी हैं वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शंस में वो रैली निकालते हैं। तो अगर मिनिस्टर्स इंडिया के 5 साल इतने सारे इलेक्शंस में रैली ही करते रहेंगे तो वो काम कब करेंगे, ठीक है। तो पार्टीज हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। तो अगर एक बार में ही इलेक्शन हो गया तो एटलीस्ट बीच में जो जितने भी 4 साल हैं उसमें तो वो पॉलिटिशियंस कहीं बिजी नहीं होंगे, तो वो प्रॉपरली गवर्नेंस कर पाएंगे। ये भी इसका एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें। क्या प्रॉब्लम है? मैं अभी के आज के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि 2024 में सेंटर के जो इलेक्शंस है वो हो गए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन 2025 में होने वाले हैं, बहुत सारे हैं जिनके 26 में होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन 27 में होंगे। ये जो स्टेट्स हैं, ठीक है, अब जो सेंटर के इलेक्शन तो 29 में होंगे, ठीक है, डायरेक्ट। लेकिन अगर मान लेते हैं हम ये सोचते कि चलो सारे स्टेट्स का जो इलेक्शन है ना 24 में करा लेते हैं, तो सपोज जिनका इलेक्शन, जिन स्टेट्स का इलेक्शन 23 में हुआ था, ठीक है, उनकी जो स्टेट है जिनका इलेक्शन 23 में हुआ था, तो उनका तो 1 साल हो गया। लेकिन 24 में ये डिसीजन लिया हमने, आज मान लेते हैं कि सारे स्टेट्स का एक ही साथ इलेक्शन करेंगे। तो ये जो 1 साल हो गया ना स्टेट को, ये स्टेट को रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें सबको सिंक करना है तो सारी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनको हमें आधा तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके वो इलेक्शन हो पाएगा। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। ये 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28 एंड 29 ये ईयर्स मैंने लिख दिए। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो चल रहा है ना पीरियड, वो 24 से 29 चल रहा है। लेकिन एक ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो 23 से 28 उसका चल रहा है। कुछ एक और स्टेट गवर्नमेंट है जो पहले से चलती आ रही है और वो 25 पे उनका 5 साल का टर्म पूरा होगा। कुछ ऐसी स्टेट है जो पहले से चलती आ रही है जिनका 26 पे 5 साल खत्म होगा। अगर मैंने बोला कि भाई मुझे इलेक्शन 24 में कराना है सारे स्टेट्स का, तो देखो जो 23 वाली स्टेट गवर्नमेंट थी उसका जो टेन्योर है वो 28 में पूरा होता। लेकिन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए, एक ही दिन या एक ही महीने में एक ही साल में इलेक्शन कराने के लिए मुझे ये जो 28 तक इसका टेन्योर चलता ना उसको रोकना पड़ेगा और उसको यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। मैंने उसको यहीं पे खत्म कर दिया तो इसका टेन्योर सिर्फ इतना सा रह गया। तो आप देखो इसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि इसने तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा 5 साल के लिए, लेकिन सेंटर को लग रहा था कि नहीं एक ही साल में इलेक्शन कराते हैं। तो क्या हुआ,
एक्सक्यूज मी। तो क्या हुआ कि इलेक्शन कराने के लिए इस स्टेट की जो 5 साल की टर्म थी उसको हमने श्रिंक करके सिर्फ 1 साल का रख दिया। ये देखो ब्लू वाला जो स्टेट है इसकी टर्म 25 में पूरी होती। अब इसका भी इलेक्शन क्योंकि हमें 24 में कराना है तो 25 में इसके 5 साल पूरे हो जाते। लेकिन यहाँ पे कराने के लिए हम इसके 4 साल में ही इसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको स्टॉप कर देंगे। ये देखो पिंक वाला जो स्टेट है वो 26 में पूरा होता, लेकिन उसको भी हम खत्म करके 24 में खत्म कर देंगे उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली को, और इलेक्शन जो है 24 में हो जाएगा। तो उसका जो है सिर्फ 3 साल पूरा हो पाए। सो ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करने से जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी हमें जो करंट अभी चल रही है ना स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको रोक के दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक कह सकते हो एक फेडरल प्रॉब्लम है फेडरल लेवल पे। अब इसमें इश्यूज तो ये तो आ गए, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अगर उनको अपनी जो करंट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको रोकना पड़ रहा है तो ये लोग बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस है उसके अगेंस्ट है, और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट भी है कि हम स्टेट को फोर्स नहीं कर सकते। तो अब इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने से, क्योंकि ये अभी करंट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज चल रही है पूरे इंडिया में उनको रोक के फिर से इलेक्शन कराना एक ही दिन, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, ये भी कुछ आपको पता है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब एक और जो आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है, वो ये है, सी जब इंडिया 1951 से प्रॉपरली जो इंडिया की स्टेट असेंबलीज और नेशनल सेंटर पार्लियामेंट जो है वो चलना चालू हुआ, तो 1951 से 1967 तक ना यही था, वन नेशन वन इलेक्शन ही चल रहा था। साइमल्टेनियसली ही सेंटर और स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे थे। लेकिन इसके बाद से ये जो साइकिल है ना ये ब्रेक हो गई, और ये आज भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? आप खुद सोचो, सपोज 24 में हमने ना सेंटर के और जितने भी स्टेट्स हैं सबके इलेक्शन करा दिए। अब टेक्निकली ये जो पूरी जो ये इनका टेन्योर है वो 25, 26, 27, 28 एंड 29 यहाँ तक चलने वाला है, सेंटर और स्टेट्स का सबका, और बीच में कोई इलेक्शन नहीं है। ठीक है, ये हमने करा दिया सपोज फोर्सफुली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। लेकिन आपको पता है कि कितनी बार अगर स्टेट में इलेक्शन हुआ और किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई तो क्या होगा? तो फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे। तो कोई एक स्टेट है जिसके स्टेट में मेजॉरिटी नहीं आई तो 25 में उसके पास फिर से इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेजॉरिटी नहीं आई पिछले इस 24 वाले इलेक्शन में। तो ये जो स्टेट है ये आउट ऑफ सिंक हो गया। तो अब क्या करा जाएगा? क्या आउट ऑफ सिंक हो गया क्योंकि इलेक्शन तो कराने हैं, तो इसका टेन्योर भी 5 साल का होना था। लेकिन हमें पता है कि अगला इलेक्शन अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन कराएंगे तो 29 में होना है, लेकिन इसका जो टेन्योर है ना इसका टेन्योर तो 30 में पूरा होगा, क्योंकि इसको तो 5 साल पूरे करने हैं अपने। तो क्या हम इसकी टर्म फिर से 4 साल पे स्टॉप करेंगे? तो ऐसे तो कोई सर्टेनिटी रहेगी नहीं। कोई इलेक्शन में आया है उसको पता ही नहीं कि वो 5 साल रूल कर रहा है या 4 साल रूल कर रहा है या 3 साल रूल कर रहा है। और अगर हमने एक बार फिक्स कर भी दिया तो बहुत सारे स्टेट्स फ्यूचर में आउट ऑफ सिंक होंगे ही होंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा होता है कि जो MLAs हैं वो पार्टी बदल देते हैं। तो किसी की गवर्नमेंट है, 2 साल बाद किसी और की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट रूल लगा देती है, और लगाती ही है, आज भी लगाती है। तो इसमें क्या है, वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया तो उसकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो किसी काम की नहीं रही, तो फिर से वो जो स्टेट है आउट ऑफ सिंक हो गया। मतलब स्टेट के इस पूरी साइकिल को अगर हमने ज़बरदस्ती एक सिंक में ला भी दिया तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके कारण जो स्टेट्स हैं वो बार बार आउट ऑफ सिंक होते रहेंगे। तो क्या हम बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे क्या? तो ये बहुत बड़ा एक डिबेट का टॉपिक है। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा, इसको पढ़ेंगे हम, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ पे रिपीट होंगी और आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यही है। सो आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज, रिसेंटली इसको थ्रो अप करा गया था। इस पर काफ़ी बातें हो रही है। ये जो डिस्कशन है ना बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच चुका है, क्योंकि इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनी थी जिसके जो चेयरमैन थे वो इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी थे। सो आप समझ सकते हो कि ये इस मैटर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफ़ी सीरियसली ले रही है, एंड उनकी काफ़ी इंटेंशन है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन या फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कराएं। कमेटी की रिपोर्ट ने जो है वो कमेटी की रिपोर्ट जो अभी प्रेसिडेंट है उनको सबमिट भी हो चुकी है। सी जो फर्स्ट फेज था लोकसभा इलेक्शन का, ये साइमल्टेनियसली होगा, और जो लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन है वो 100 दिन के अंदर हो जाएगा। ये रिकमेंडेशन है। मतलब ये जो अभी कमेटी बैठी है ना, इसने क्या डिसाइड करा है
इसने ये डिसाइड करा है कि जो लोकसभा है, सेंटर का जो पार्लियामेंट है, और जो स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनका इलेक्शन तो साथ में हो जाएगा, और जो लोकल बॉडीज रह गए ना, जो कि थर्ड टीयर में आती हैं, उनका इलेक्शन इस इलेक्शन के 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। तो ये अभी उनका रिकमेंडेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पे इंटरव्यू में एंड GS2 के अंदर मेंस में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। द रिकमेंडेशन ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन्वॉल्व्स अमेंडमेंट्स टू द आर्टिकल। ये रिकमेंडेशन में ये भी लिखा है कि हमें आर्टिकल में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जो कि काफ़ी ऑब्वियस है, और उसकी नीड भी मैंने आपको समझा दी है। द क्रूशियल अमेंडमेंट इज टू द टेन्योर ऑफ द असेंबलीज। ऑब्वियसली टेन्योर ऑफ द असेंबलीज ही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे मैनेज करेंगे, और उन्हीं प्रोविजंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। द टेन्योर ऑफ द असेंबली विल हैव टू बी सिंक्रोनाइज्ड। इसको सिंक करना पड़ेगा विद दैट ऑफ द लोकसभा, एंड इट इज ओनली नेचुरल दैट द स्टेट्स असेंबलीज विच अंडर आर्टिकल 172 हैव फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द 5 years will lose it। मतलब आर्टिकल 172 क्या बोलता है कि स्टेट्स का जो टेन्योर है वो 5 साल के लिए फिक्स्ड है, लेकिन हमने अभी देखा कि बहुत सारे स्टेट्स का जो टेन्योर है उसको कम करना पड़ेगा, 1 साल, 2 साल, 4 साल पर ही हमें श्रिंक करना पड़ेगा, ताकि इंडिया के सारे इलेक्शंस एक सिंक में आ जाए। ठीक है, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 172 का वायलेशन होगा, इसलिए हमें आर्टिकल 172 में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो आएगा वो 18th लोकसभा में, ये अभी जो करंट लोकसभा चल रही है उसका 18th नंबर है वो, तो हमारा ये मतलब सबका अनुमान यही है कि इस लोकसभा के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है इसको शायद इंट्रोड्यूस करा जाए। फिर इस पर एक डिबेट होगी, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है तो उस पर डिबेट होती है। डिबेट के बाद इस पर वोटिंग होगी। अब वोटिंग, क्योंकि ये मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, तो इस पर जो वोटिंग होगी उसमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, स्पेशल मेजोरिटी की। स्पेशल मेजोरिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं उसके लिए। बाकी जो लॉज होते हैं ना वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी का बेसिक मतलब है कि अगर जो लोग लोकसभा में हैं और वो वोट कर रहे हैं और उस बिल को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए तो वो बिल पास हो गया। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी केस में ऐसा नहीं होता, उसमें 2/3 लोग प्रेजेंट इन वोटिंग, 2/3 वोट प्रेजेंट इन वोटिंग, इनकी हमें मेजोरिटी चाहिए, एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस भी चाहिए। अब ये देखो, मान लेते हैं किसी पार्लियामेंट में 100 लोग हैं, ठीक है, ये मैं बहुत ही रैंडम नंबर ले रहा हूँ, 100 लोग हैं। सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा, 100 लोग हैं और जिस दिन वोटिंग हो रही है ना उस दिन सिर्फ 80 लोग ही आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 100 लोग तो टोटल मेंबरशिप है, मतलब इतनी सीट्स हैं उस पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जिस दिन वोटिंग हो रही थी किसी भी बिल के लिए, मान लेते हैं वो सिंपल, जो सिंपल वोटिंग है उसी का दिन है, या जो बेसिक ऑर्डिनरी लॉ है उस पर ही वोटिंग होनी है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी से बिल पास हो जाता है। उस दिन है ना सिर्फ 80 लोग आए, जो 20 लोग हैं उन्होंने छुट्टी ले ली। अब ये 80 लोग ही वोट करेंगे। सिंपल मेजोरिटी में मैंने आपको क्या बताया कि 50% लोग एटलीस्ट फेवर में वोट करने चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा। तो 50% क्या होता है, 40। तो जो 41 लोग अगर वोट कर देंगे ना इस बिल के फेवर में तो बिल पास हो जाएगा। लेकिन आप देखो जो जितनी सीट्स है ना पूरे पार्लियामेंट में वो कितनी थी, 100। इस 100 का आधा कितना होता है, 50। ठीक है, तो मतलब जितने लोगों ने वोट कराया ना बिल के फेवर में वो 41 ही थे, लेकिन पूरे हाउस की जो मेंबरशिप थी वो 50 थी। फिर भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो गया। तो जितने लोग बैठे हैं सिर्फ उन्हीं से डिसाइड होता है कि 50% पूरा हो रहा है या नहीं, या फिर जितने लोग पार्लियामेंट के अंदर है उनसे डिसाइड नहीं हो रहा, क्योंकि उनसे डिसाइड होता तो कम से कम 50 लोगों को वोट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जितने लोग प्रेजेंट है ना सिर्फ उन्हीं का नंबर ऑफ वोट काउंट होता है कि क्या उनमें से 50% अग्री करते हैं या नहीं। और ये जो मैंने आपको केस बताया ये है सिंपल मेजोरिटी जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। अब डिस्कस करते हैं स्पेशल मेजोरिटी में। स्पेशल मेजोरिटी जिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें चाहिए उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है दैट इट विल बी मेजॉरिटी ऑफ द, यहाँ पे लिखा ना, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब है कि अगर 80 लोग आए तो उनका 50% कैलकुलेट नहीं करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे टोटल जितने भी मेंबर्स हैं ना हाउस के उसका, मतलब कम से कम 50 लोग तो होने चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हाउस मतलब 50 से ज़्यादा लोग एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए या फिर वोट करने चाहिए किसी भी अमेंडमेंट के फेवर में। मान लेते हैं अगर सिर्फ 80 लोग आए हैं, या ये मान लेते हैं कि अगर सिर्फ 40 लोग आए वोट करने, तो वो 40 के 40 अगर फेवर में वोट कर देना तब भी वो बिल पास नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए, कम से कम 50 लोग जो टोटल मेंबरशिप है हाउस की उसका 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे होने चाहिए।
दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि उनको वोट करना है इसके फेवर में। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स विल हैव टू वोट इन दिस फेवर। मतलब जो टोटल मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है, सपोज 100 में से 80 लोग आते हैं, ठीक है, हमें ये पता है कि मिनिमम जो है, चाहे 80 लोग आए चाहे 60 लोग आए, कम से कम 50 लोग तो उस बिल के फेवर में वोट करने चाहिए, कम से कम। उसके अलावा एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जितने लोग आए हैं एक्चुअली उस दिन प्रेजेंट हैं, उनमें से कम 2/3 लोगों को इस बिल के फेवर में वोट करना है। 2/3 हो जाता है अराउंड 66%, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन मीट हो जाएगी तभी जाके वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास होगा। तो आप देख सकते हो बहुत ही डिफिकल्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास करना अगर किसी भी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है। अभी क्या सिनेरियो है, 543 अभी स्ट्रेंथ है करंटली पार्लियामेंट की, जिसमें से अगर ये पूरा फॉर्मूला हम लगाएं तो कम से कम 362 लोगों को वोट करना पड़ेगा इसके फेवर में। जो करंट एनडीए है, जो अभी गवर्नमेंट है जिनकी, उनके पास 292 सीट्स ही हैं, मतलब 362 सीट्स चाहिए उनको पास करने के लिए। लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है जो कि इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस कर रही है, उनकी पार्लियामेंट में 292 सीट्स ही हैं। इसका क्या मतलब है, ये बिल तभी पास होगा जब ऑपोजिशन पार्टीज भी सेंटर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगी। लेकिन अभी ये है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज का जो अभी माइंडसेट है वो ये है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में नहीं है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट का पास होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिलहाल। और ये जो आइडिया है ये शायद आइडिया ही रहे अगले 5 साल भी और ये एप्लीकेबल ना हो। तो ये आपको थोड़ा सा चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। देन जो हाई लेवल कमेटी है उन्होंने क्यों बोला है ये वन नेशन वन इलेक्शन को क्यों सपोर्ट करें, तो अब समझते हैं कि जो सेंटर है वो क्यों इसको पुश कर रही है। पहला वो बोल रहे हैं कि जो पैसे हैं ना वो बचेंगे। जो मैंने आपको बताया कि अगर 5 साल में 31 इलेक्शन तो स्टेट्स के हो गए, एक सेंटर का इलेक्शन हो गया, और हर साल इतने सारे इलेक्शन हो जा रहे हैं, तो बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है। और अगर इलेक्शन एक बार होगा ना तो पैसे बहुत सारे बच जाएंगे। ये सेंटर का आर्ग्यूमेंट है। और जो ऑथर है ना इस ओपिनियन के, इस आर्टिकल के, वो इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि देखो आर्टिकल 324 के अंदर ना इलेक्शन कमीशन ये स्टेट के भी और सेंटर के, स्टेट और सेंटर दोनों के इलेक्शन कराता है। और जो फाइनेंशियल ईयर 23 था उसमें टोटल जो पैसा दिया गया इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए वो था 466 करोड़। और जो फाइनेंशियल ईयर 2022 था या 2022 से 2023 था उसमें सिर्फ 320 करोड़ दिए गए। अब आप देखो जब भी कोई गवर्नमेंट बड़ी बड़ी स्कीम अनाउंस करती है तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे पैसे देती है, 10,000 करोड़, ठीक है, 10,000 करोड़ रुपीज़। बहुत सारी स्कीम्स को 50,000 करोड़ रुपीज़ है। अगर गवर्नमेंट कोई मेजर या कोई छोटी स्कीम भी अनाउंस करती है तो उसमें 5,000 करोड़ वो खर्च करती है। तो जब इतना सारा बड़ी बड़ी स्कीम्स पे या छोटी स्कीम्स पे भी खर्च किया जा रहा है तो ये ऑथर बोल रहे हैं, ठीक है, ऑथर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि 400 करोड़ और 300 करोड़ ये कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है जो गवर्नमेंट को अवॉइड करने की जरूरत है। मतलब ये जो खर्चा यहाँ पे हो रहा है वो इतना ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो सेंटर से तो सिर्फ इतना पैसा जा रहा है और बाकी जो एक्सपेंडिचर है वो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, ठीक है। बाकी खर्चा तो स्टेट गवर्नमेंट खुद करती है, जैसे स्टाफ को प्रोवाइड करने के लिए जो आर्टिकल 324 क्लॉज 6 में लिखा है कि जो स्टाफ है ना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जो इलेक्शंस को देखता है 1951 का, उसका एक सेक्शन ये भी बोलता है कि जो प्रीमाइसेस है, मतलब वो जो जगह है, यूजुअली जो इलेक्शन है वो स्कूल कॉलेजेस में ही होते हैं, और जो व्हीकल्स हैं जिनके थ्रू जो इलेक्शन ऑफिशियल्स है वो ट्रैवल करेंगे, जो वोटिंग ईवीएम्स हैं उनको ले जाया जाएगा, ये सारी चीज़ें मेनली जो है स्टेट्स प्रोवाइड करती है। तो जो सेंटर ने 400 प्लस करोड़ रुपए दिए या 300 प्लस करोड़ रुपए दिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो तो पूरा खर्चा है भी नहीं। बाकी जो मेन ऐसे ग्राउंड पे जो खर्चा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स उठा रहे हैं। चाहे साइमल्टेनियस इलेक्शन हो या ना हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को ये खर्चा वैसे भी उठाना पड़ेगा ही, ठीक है। एंड जो सेंटर का खर्च है वो इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स ऑथर बोल रहे हैं कि जो पैसे वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। ये ऑथर का ओपिनियन है। तो मनी स्पेंड बाय द, ठीक है। और दूसरा आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बोला जाता है जो मैंने आपको कहा कि यूजुअली अगर इलेक्शन होते रहेंगे हर साल तो सारी जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रैली के कारण वो इलेक्शन मोड में रहती हैं। एंड क्योंकि इलेक्शन मोड के नुकसान भी मैंने एक बार अभी आपको बताया था इनिशियली, एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर एक ही महीने में इंडिया के सारे इलेक्शन हो जाए
तो पॉलिटिकल पार्टीज का जितना बजट है ना वो इसी में खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर हर साल इलेक्शन हो रहे हैं तो हर साल पॉलिटिकल पार्टीज को नया नया खर्चा करना पड़ेगा। तो मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज का खुद का पैसा है वो भी साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन से बच जाएगा। ऑथर बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अगर पैसा बचा भी लेगी तो उसका किसको फायदा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा तो नहीं है कि सड़क बनवा रही है, खुद से ही कुछ एक्स्ट्रा काम कर रही है। और वो ये एविडेंस भी दे रहे हैं कि जब साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहे थे 1967 तक, तब भी पैसे बच रहे होंगे पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन तब भी कोई ऐसा बड़ा एविडेंस नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने रोड्स वगैरह बनाए हुए। तो मतलब सेंट्रल जो पैसा बचाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करने में जो पैसा खर्च करती है, अगर उन्होंने बचा भी लिया तो ऐसा तो है नहीं कि वो डेवलपमेंट पे लगा रही है उस पैसे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या रीज़न दिया दूसरा इसको पुश करने का, वो ये है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो है वो डेवलपमेंट प्लान्स को खराब करते हैं, क्योंकि बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। सी इलेक्शन के टाइम पे ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। इससे इस दौरान क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है कोई नई स्कीम्स लॉन्च नहीं कर सकती, कुछ ज़्यादा बड़े बड़े वादे नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें होती है और भी इसमें प्रोविजंस हैं। बट वन नेशन वन इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से ये बोला जाता है, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर स्टेट में हर साल जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें लगता रहता है, तो जो गवर्नेंस है ना वो थोड़ी सी रुक जाती है। ऑथर बोल रहे हैं कि ये अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है, इम्पेरिकल मतलब जिसको आप मैथमेटिकली वेरीफाई कर पाओ। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ये बोला गया हो कि इलेक्शन अगर बार बार होते हैं तो डेवलपमेंट मोमेंटम रुक जाता है। इनफैक्ट ऑथर ये बोल रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जो इलेक्शन है उसी के टाइम बड़ी स्कीम्स अनाउंस हो रही है। मतलब बड़ी बड़ी जो स्कीम्स हैं, बड़े बड़े जो प्रोविजंस है ना, वो इलेक्शन के 1-2 महीने पहले ही अनाउंस हो रहे हैं। तो ये कैसे बोल सकते हैं हम कि अगर बार बार इलेक्शन हो रहे हैं तो डेवलपमेंट का मोमेंटम रुक रहा है, जब बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है वो इलेक्शन के अराउंड ही बड़ी बड़ी स्कीम्स अनाउंस करती हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये ऑथर का खुद का पर्सनल ओपिनियन है। सो कर्टेलिंग, ठीक है। अब ऑथर क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जो टेन्योर है ना स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनको काटना पड़ेगा तभी जाके वो सिंक में आएंगे। तो ये बोल रहे हैं ये जो सिंक्रनाइज करने में बहुत सारे स्टेट्स का जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो टर्म है उसको हमें छोटा करना पड़ रहा है, वो एक फेडरलिज्म के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा क्राइम है। और ये भी बोला था केशवानंद भारती का जो डिसीजन था 1973 के अंदर, उसमें ये डिसाइड किया गया था कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है इंडिया का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बदलने की। अब ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने स्टेट की जो टेन्योर है उसको कम कर दिया तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। फिर ये बोल रहे हैं कि फेडरलिज्म ना बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये फिर से इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट बदल नहीं सकता केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग। तो मतलब क्योंकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता और फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो मतलब पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म को बदल नहीं सकती, और इसी के कारण स्टेट गवर्नमेंट का जो उनको टेन्योर छोटा करना पड़ेगा वो भी नहीं कर सकती। तो ये जो लिंक है ऑथर प्रेजेंट कर रहे हैं। सो प्रपोज अमेंडमेंट्स विच सीक टू डू अवे विद द फिक्सिटी ऑफ द टेन्योर, ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन कर रहे हैं जो मैंने आपको बता दिया। एज अ मैटर ऑफ द फैक्ट फ्रीक्वेंट इलेक्शन हैव मेनी पॉजिटिव बेनिफिट्स। जो ऑथर हैं ये बोल रहे हैं कि जो बार बार इलेक्शन होते हैं ना, इसका नुकसान तो छोड़ो, इनफैक्ट फायदे ही है। क्या फायदा है, इसी ये ग्राउंड रियलिटी को बता रहे हैं। एक्चुअली ये जो उन्होंने लिखा है ना एक्चुअली होता भी है कि जो पॉलिटिशियन है, अगर मान लेते हैं सेंटर के और स्टेट के इलेक्शन एक ही महीने में हो गए और अब 5 साल बाद जाके होंगे, तो इन 5 साल में जो इलेक्ट हो गए ना ये पॉलिटिशियंस, ये कभी आके देखेंगे भी नहीं कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है, कभी नहीं आते। और ये ट्रू भी है, एक बार कोई इलेक्ट हो जाता है तो वो 5 साल बाद तक आता नहीं है। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो सेंटर में इलेक्शन जीत गई, अब बहुत सारे स्टेट के इलेक्शन है, हर जो ये पॉलिटिकल पार्टी है अगले 5वें साल उसका इलेक्शन होगा सेंटर में, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी ना स्टेट में भी तो इलेक्शन लड़ रही है। ठीक है, बहुत सारी सेंटर की जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो स्टेट्स में भी इलेक्शन लड़ती है। तो उनको क्या है, स्टेट में इलेक्शन के दौरान वोट मांगने के लिए लोगों से मिलने आना पड़ेगा। हर मतलब इन 4 साल में उनको लोगों से मिलने आना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल में बहुत सारे स्टेट इलेक्शन भी हैं। लेकिन अगर एक ही बार इलेक्शन हो जाएंगे तो उनके पास तो बहुत बहाना होगा कि वो फिर लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलने आएंगे, जो प्रैक्टिकली अभी ऐसा होता भी है। ठीक है, तो अगर ये सिस्टम चलता रहेगा जो अभी चल रहा है, तो कम से कम थोड़ी बहुत तो अकाउंटेबिलिटी रहती है कि पॉलिटिशियंस को मिलने आना पड़ता है लोगों से वोट मांगने के लिए बार बार हर साल। ठीक है, एंड इट विल कंपेल देम, फोर्स देम टू गो बैक टू द पीपल।
एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन विल शो देम द विंड इन विच इट ब्लोज। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रैंडमली इलेक्ट हो गई, 1 साल बाद लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट पसंद नहीं आई, तो लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अब 5 साल बाद ही इलेक्शन होंगे। अगर उनको पसंद नहीं आ रही तो वो 5 साल बाद उनको निकाल देंगे, बट वो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं वो, क्योंकि कोई स्टेट इलेक्शन आने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट गवर्नमेंट में भी फाइट करेगी। तो अगर लोगों को ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में उनको हरा देगी। उससे वो एक सिग्नल भेज सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आपके पास 4 साल है, आप अपना काम सुधार लो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में हमने आपको वोट नहीं दिया, तो हम हमारी इंटेंशन बता रहे हैं दैट वी आर नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। या मान लेते हैं लोग खुश हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से, तो वो स्टेट इलेक्शन जो अब अगले साल होंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी फाइट करेगी, वहां पे उनको भी जिता देगी। तो इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को सिग्नल मिल रहा है कि लोग सिग्नल दे रहे हैं कि हम आपकी परफॉर्मेंस से हैप्पी हैं और आप इसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखो। सो द थिंग इज कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या किसी भी गवर्नमेंट को पता चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होते रहते हैं उनसे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो था, उस पर मेंस पे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। ये क्वेश्चन आएगा भी आई बिलीव, और इंटरव्यू में भी इसको पूछा जाएगा। इनफैक्ट ऐसे का टॉपिक भी ये बन सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू द क्रिटिकल मिनरल्स। सो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ये एक आर्टिकल ओपिनियन पब्लिश किया गया था। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत सारे मेटल्स होते हैं और बहुत सारे नॉन मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, जो मेटल नहीं है, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि मेटल नहीं है बट वो क्रिटिकल है। दूसरी चीज़, क्रिटिकल मिनरल्स में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो नॉर्मल मिनरल्स हैं, और बहुत सारे हैं जो कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और डीप में बता रहा हूँ। रेयर अर्थ मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो काफ़ी रेयरली अवेलेबल हैं। ठीक है, जो काफ़ी रेयरली अवेलेबल हैं। अब रेयरली अवेलेबल का ये मतलब नहीं है कि वो अर्थ में कमी है उनकी। हाँ, ऐसे कुछ रेयर अर्थ मेटल्स हैं या मिनरल्स हैं जिनकी अर्थ में कमी है, तो उनको हमने रेयर अर्थ मेटल में या रेयर अर्थ मिनरल में डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसे मिनरल हैं जो जिनकी अर्थ में कमी नहीं है, लेकिन वो वर्ल्ड की सिर्फ 2-3 कंट्रीज में ही हैं। तो अगर इंडिया को वो मिनरल चाहिए तो वो जो 2-3 कंट्री है ना, उन वो तो सिर्फ इन 2-3 कंट्रीज के पास ही वो मिनरल है, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकती है। अगर ये जो मिनरल है ये हर कंट्री के पास होता तो कोई भी कंट्री रीजनेबल प्राइस पे इन मिनरल्स को बेचती, बट सिर्फ 2 कंट्री के पास ही है ऐसे मिनरल्स, तो वो तो कुछ भी प्राइस डिमांड कर सकती है ना इंडिया से। तो ये भी होते हैं, मतलब रेयर का मतलब ये भी है कि हो सकता है अर्थ के अंदर ज़्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ 2-3 कंट्री के अंदर ही मिल रहे हैं, तो उन पे ना बाकी कंट्रीज वर्ल्ड की डिपेंडेंट हो जाती है, उनको रेयर अर्थ मिनरल में डाल देते हैं। अब क्रिटिकल मिनरल क्या है? क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल हैं जो क्रिटिकल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या अभी जो इकोनॉमी चल रही है हमारी, जो साइंस एंड टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, देन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बिग डेटा, देन रिन्यूएबल एनर्जी, ये जितने भी हमारे इकोनॉमी के लिए जो जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, स्पेस एक्सप्लोरेशन, देन आर्कटिक एक्सप्लोरेशन, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए इकोनॉमी को रन करने के लिए, 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी, व्हीकल्स के इंजन हो गए, इन सारी जगह जो हमें मिनरल चाहिए ना इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, जो कि क्रिटिकल है किसी भी इकोनॉमी के लिए फंक्शन करने के लिए, उसको हम क्रिटिकल मिनरल बोल देते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल वो मिनरल हो गए जो ज़रूरी हैं, बस। क्रिटिकल मिनरल का मतलब ये डायरेक्टली नहीं होता कि उनकी कमी है। तो ऐसे कुछ मिनरल्स हैं जो कि अवेलेबल है सबके पास, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे कुछ रेयर अर्थ मिनरल हैं जो क्रिटिकल मिनरल भी होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल में नॉर्मल मिनरल और रेयर अर्थ दोनों आ जाते हैं, और क्रिटिकल मिनरल के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आ जाते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको समझा दिया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं एक बार क्रिटिकल मिनरल्स के, तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा कि हो क्या रहा है। सी, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है क्रिटिकल मिनरल्स की फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, एक्सट्रैक्शन करना मतलब उनको ज़मीन से निकालना मिनरल्स को। अब जब मिनरल्स को ज़मीन से निकालते हैं तो वो ओर के फॉर्म में होते हैं और वो इम्प्योर होता है, तो उनको ना प्योरीफाई करके प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है, तो द थिंग इज कि ये जो प्रोसेसिंग और एक्सट्रैक्शन का जो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह या 2-3 कंट्री में ही है ये, बाकी जगह नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोसेस अगर 2-3 कंट्री ही कर रही है
तो पूरा वर्ल्ड सिर्फ उन 2 कंट्रीज पर ही डिपेंडेंट हो गया। और एक और हो सकता है कि इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो। तो ये टेक्निकली रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेयर अर्थ मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल भी होते हैं, और क्रिटिकल मिनरल में ऐसे मिनरल्स भी आ जाएंगे जो हो सकता है रेयर ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फिर जो एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ऑब्वियसली सी ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट्स हो गई, देन इंपॉर्टेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मिसाइल्स हो गई, ये सब के लिए बहुत ही जो मिनरल चाहिए वो क्रिटिकल मिनरल में आ जाते हैं। फिर जो सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज एंड इवन डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाईज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सप्लाई चेन क्या है? सपोज कोई टेक्नोलॉजी है मिसाइल की, ये यूएस ने डेवलप करी, सिर्फ टेक्नोलॉजी। फिर जो इस टेक्नोलॉजी के लिए जब तक ये मिसाइल बनेगी ना, उसके लिए हमें कुछ मिनरल चाहिए। सपोज ये मिनरल जो है वो चाइना के पास है, ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये यूएस बना के इंडिया में बेचेगा। तो ये जो पूरी ट्रेंड हो गया ना कि टेक्नोलॉजी तो यहाँ पे डेवलप हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही है, या जो मिनरल्स है वो चाइना से आ रहे हैं और बेचा जा रहा है इंडिया को, तो इसको पूरा क्यों कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। अब मान लो चाइना ने मना कर दिया कि मैं तो मिनरल्स नहीं दे रहा, और मान लेते चाइना ही ऐसी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा मिनरल्स है, तो यूएस से मिसाइल बन के इंडिया कभी पहुंच ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो जो सप्लाई चेन है ना वो काफ़ी वल्नरेबल है कि अगर चाइना का मूड बदल गया तो पूरा जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यूएस ने 50 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल बना रखा है, इंडिया ने क्या है 30 मिनरल्स की लिस्ट निकाली है जो हम मानते हैं कि 30 क्रिटिकल मिनरल्स है इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल है एंटीमनी, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ठीक है। तो कोबाल्ट, इनफैक्ट कॉपर तो इंडिया में मिलता ही अच्छा खासा, बट यू कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे ऐसे एंटीमनी वगैरह है जो इंडिया में शायद कम मिलते हो, ठीक है। तो एंटीमनी जो रेयर अर्थ मिनरल है वो भी इसका पार्ट है। कॉपर जो इंडिया में मिलता है उस वो भी क्रिटिकल मिनरल का पार्ट है, ठीक है। तो रेयर अर्थ हो गया ये, और ये नॉर्मल मिनरल हो गया, लेकिन ये दोनों क्रिटिकल का पार्ट क्यों है? क्योंकि दोनों जरूरी है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं न्यूज़ क्या है। न्यूज़ ये है कि चाइना ने अनाउंस कर दिया है कि एंटीमनी जो कि एक क्रिटिकल मिनरल है वो उसका एक्सपोर्ट जो है ना उसको स्टॉप करेगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी उससे एक्सपोर्ट को। अब आप देख सकते हो, मैंने अभी बताया था कि अगर चाइना का मूड बदल गया कि भाई मैं तो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। वही चीज, सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। तो चाइना की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम इसको ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन चाइना की इंटेंशन क्या है इसको रोकने की, एंटीमनी के एक्सपोर्ट को रोकने की? उसकी मेन इंटेंशन ये है कि वो क्या करेगा, लोगों से क्या करेगा, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि सी, इंडिया को मिसाइल की ज़रूरत है, यूएस में टेक्नोलॉजी बन चुकी है, लेकिन एक्चुअली मिसाइल बनाने के लिए हमें चाइना से मिनरल चाहिए। अगर चाइना ने बोला कि मैं तुम्हें मिनरल नहीं दे रहा, तो यूएस और इंडिया कुछ कर नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे यूएस और इंडिया? दोनों चाइना से प्लीड करेंगे कि प्लीज़ आप मिनरल्स अलाउ करो। तो चाइना ना अब बहुत ज़्यादा प्राइस मांगेगा, या डिफरेंट सेक्टर्स में चाइना कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मांग सकता है कि भाई मेरी इकोनॉमी या तुम्हारी इकोनॉमी तुम मेरे प्रोडक्ट्स के लिए खोल दो, मतलब कुछ भी कर सकता है ना चाइना, कोई भी डिमांड रख सकता है क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए चाइना पे। तो ऐसे ही चाइना गेम्स खेलता है, अपनी जो डोमिनेंस है वर्ल्ड में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उसको यूज़ करता है, और बहुत सारी कंट्रीज़ को फोर्स करता है अपने लिए फेवर ढूंढने के लिए। सो ये जो डिक्लेरेशन है ये पहले से चलता आ रहा है, मतलब पिछले साल से ऐसा हो रहा है। जैसे क्रिटिकल मिनरल जो है, चाइना इज़ नॉट ओनली अ स्टेक होल्डर बट अ लीडर, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना एक बहुत बड़ा लीडर है, ये हमें ध्यान रखना है। चाइना लीडर कैसे है, अब इसका कुछ देखते हैं। चाइना जो है अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, हर चीज़ में, हर प्रोसेस में चाइना लीडर है क्रिटिकल मिनरल्स में। अपस्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम का मतलब है एक्सट्रैक्शन, एक बार ज़मीन से उसको निकाला, ये बेसिकली एक्सट्रैक्शन हो गया। मिड स्ट्रीम क्या होता है? जब ज़मीन से उस मिनरल को निकाला, अब क्योंकि वो प्योर तो नहीं है ज़मीन से निकालने में, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, इसको कहते हैं मिड स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? जब वो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गया ना, तब उसको प्योरीफाई करा जाएगा, और जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसको प्रोसेस को कहते हैं डाउन स्ट्रीमिंग। तो अप स्ट्रीम तो ज़मीन से निकाला, मिड स्ट्रीम एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, और डाउन स्ट्रीमिंग में उस इम्प्योर प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में या फाइनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये देखो पूरी सप्लाई चेन ही हो गई, इस सब में चाइना लीड करता है। अब इसका डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, और ये जो डेटा है इनफैक्ट आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या मेंशन है कि 60% जो रेयर अर्थ मिनरल हैं वो चाइना के पास है प्रोडक्शन में, ठीक है।
60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल, सी रेयर अर्थ मिनरल का, सॉरी क्रिटिकल मिनरल्स का पार्ट ही है रेयर अर्थ मिनरल। तो जो टोटल क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनका प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, और 80% जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग मतलब रिफाइनिंग, देन प्योरीफाइंग, ये सारी चीज़ चाइना कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको ध्यान रखना है। तो यू कैन सी पूरा वर्ल्ड चाइना पे ही डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए। द रीसेंट एंटी मनी एपिसोड हैज ओनली रीअफर्म द बिलीव दैट चाइना इज विलिंग टू यूज क्रिटिकल मिनरल्स टू कोर्स। मतलब ये जो भी एंटी मनी का एक्सपोर्ट बैन करा है चाइना ने, तो वो क्या दिखा रहा है कि चाइना जो है वो अपने क्रिटिकल मिनरल्स को और कंट्रीज को डराने धमकाने के लिए यूज़ कर रहा है। एंड ये पहले से पता चल गया था हमें, क्योंकि क्या हुआ था कि यूएस और चाइना के बीच में एक टेक वॉर चल रहा है, और मैंने भी आपको बताया कि टेक्नोलॉजी के लिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज़रूरी है। तो अगर यूएस कोई बेसिक सेमीकंडक्टर रिड्यूस करता है चाइना में जाने के लिए, तो चाइना क्या करता है, बड़े बड़े जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स है ना, उनका एक्सपोर्ट पे रोक लगा देता है, जो उसकी कंट्री से हो रहा है। गैलियम एंड जर्मेनियम, इनकी नीड होती है सोलर सेल और कंप्यूटर चिप्स में। कंप्यूटर चिप्स तो हर जगह चाहिए, सोलर सेल तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत ज़रूरी है, पूरा वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो देखो गैलियम एंड जर्मेनियम इनमें इनका यूज़ होता है, और इसी को चाइना ने रोक दिया। फिर 2023 में ही यूएस ने कुछ एक्सपोर्ट कंट्रोल करा होगा, तो चाइना ने कैसे रिस्पॉन्ड करा उसके लिए, चाइना ने ग्रेफाइट मटेरियल को रोक दिया। अब ग्रेफाइट मटेरियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, जो नॉर्मल फ्यूल सेल होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े जो इंजन्स होते हैं ना, जिससे स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स चलते हैं, उसमें फ्यूल सेल होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, मतलब ग्रेफाइट मटेरियल की इतनी एप्लीकेशंस है, उसी को रोक दिया। तो आप देखो ये सारी चीज़ें रुक जाती है वर्ल्ड में। फिर तो क्या कर रहा है चाइना, वेपनाइज कर रहा है अपने क्रिटिकल मिनरल को। सिंपल ये टर्म आपको ध्यान रखना है। एंड क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट कंट्रोल हैव नाउ बिकम चाइनाज फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। वो ऐसे ही चीज़ों को कर रहे हैं। अब इंडिया थोड़ा वल्नरेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ग्रोथ की ज़रूरत है ही। तो जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, तो हमें ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये और ज़्यादा चाहिए। तो मतलब इनका जो इम्पोर्ट है ना, जो हम करते हैं, वो फ्यूचर में और बढ़ेगा। और अभी हम चाइना पे डिपेंडेंट है, और क्योंकि हमें फ्यूचर में इंपोर्ट बढ़ाना है, तो चाइना पे जो हमारी डिपेंडेंस है वो बढ़ती जाएगी, और हम और ज़्यादा वल्नरेबल होते जाएंगे। और ठीक है, इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है वो इंक्रीज ही हो रही है। हमने ये भी देखा है कि पिछले साल 34,000 करोड़ का तो हमने इंपोर्ट कर लिया इन चारों का, लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड कॉपर। देखो ये कितने इंपॉर्टेंट है। लिथियम आपको पता है बैटरीज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, निकल भी, कोबाल्ट एंड कॉपर हर जगह, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में यूज़ होता ही है। तो इनका हम 34,000 करोड़ तो इंपोर्ट कर दिया सिर्फ इन चारों का, और ये इंपोर्ट बढ़ेगा ही फ्यूचर में, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, हमें इन चीज़ों की नीड है। तो आप देख सकते हो हमारी जो वल्नरेबिलिटीज और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। एंड ये जो डेटा है 34,000 करोड़, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो ये भी एक आर्टिकल लिखा गया था, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें ये बोला गया है, वर्ल्ड में 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, ये कौन है? ये वही कंट्रीज है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है। इनके पास क्या होता है? वीटो पावर होती है। ठीक है, ये हो गई रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। बाकी भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। इसमें इंडिया आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया, पाकिस्तान आ गया। ठीक है, ऐसे 2-3 और एग्जाम्पल है। फाइन, अब हो क्या रहा है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज को पता लगता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है, अगर वो किसी कंट्री के पास आ जाए तो उस पर कोई दूसरी कंट्री अटैक नहीं करेगी। ये बेसिक कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर अटैक कर दिया तो न्यूक्लियर वेपन अगर पहली कंट्री पे ड्रॉप हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये भी सोचा गया कि अगर 2 कंट्रीज हैं जो बहुत बड़ी एनिमीज हैं, और दोनों के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो कोई भी दूसरी कंट्री को अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि मान लेते हैं इस कंट्री ने अटैक कर भी दिया, तो ये जो पर्सन है ना, ये दूसरी कंट्री अगर लॉन्च कर देगी तो पहली कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरफेयर से बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर डेटरेंस। मतलब हम कैसे इंश्योर करें कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे पे अटैक ना करें। ऐसा तब रोका जा सकता है अगर दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है तो, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को अटैक करने से डरेगी, क्योंकि उसको डर लगेगा कि भाई दूसरी कंट्री यहाँ पे न्यूक्लियर अटैक कर देगी। तो अगर दोनों ही कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है तो दोनों ही एक दूसरे को अटैक नहीं करेगी। तो ये न्यूक्लियर डिटरेंस की एक थ्योरी है बेसिकली। ये देखा गया कि ये जो 5 कंट्रीज है ना,
इनको माना गया कि भाई ये तो ट्रस्ट वर्दी है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, कोई बात नहीं। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं उनको न्यूक्लियर वेपन हम नहीं देंगे, या उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं पहुंचना चाहिए। तो न्यूक्लियर वेपन का जो प्लोरिफरेशन है, प्लोरिफरेशन मतलब जो न्यूक्लियर वेपन फैल रहा है या उनको बेचा खरीदा जा रहा है, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये है एनपीटी की ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। अब आपको पता है ये क्या बोलती है कि जो पांच, जो है ना 1968 से पहले जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, ये जो 5 कंट्रीज हैं, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी कंट्री के पास नहीं जाना चाहिए। तो डेफिनेटली अब इंडिया के पास तो न्यूक्लियर वेपन है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वाला नहीं हो गया कि भाई आप उनको क्यों ट्रस्ट कर रहे हो, उन्होंने ऐसा क्या करा है, और इंडिया को आप क्यों नहीं ट्रस्ट करोगे, या किसी और डेवलपिंग कंट्री को क्यों नहीं ट्रस्ट करोगे न्यूक्लियर वेपन्स के साथ। तो इसलिए इंडिया जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है, हमें पसंद नहीं है वो ट्रीटी, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, उसके बाद एक और ट्रीटी अभी रिसेंटली फोर्स में आई है, एंड दैट इज टोटल एनिमिलेशन ऑफ, सॉरी, एंड दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या है, ये बोला गया है कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको खत्म कर दो, मतलब जितने भी न्यूक्लियर वेपन है उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और जिन जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है, चाहे वो 5 कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, उनको अपने न्यूक्लियर वेपन्स को धीरे धीरे करते करते खत्म करना होगा। तो ये जो ट्रीटी है ना, ये थोड़ी इक्वल ट्रीटी है, क्योंकि ये किसी कंट्री को एक स्पेशल राइट नहीं दे रही, ये बोल रही है कि सबको ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स गिव अप करने हैं। प्रोहिबिट ही कर दिया ना उन्होंने सारे न्यूक्लियर वेपन्स को। तो ये थोड़ी ऐसी ट्रीटी है जो डिस्क्रिमिनेटरी कम है, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सट्रीम ट्रीटी है, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर वेपन्स कैसे गिव अप करेगी, तो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रीटी है ये। तो इंडिया जो है इस ट्रीटी से बाहर है, लेकिन जस्ट बिकॉज हम इसमें बाहर हैं इसका ये मतलब नहीं है कि हम इससे डिसएग्री करते हैं। ये तो अच्छी बात है अगर कहीं भी न्यूक्लियर वेपन ना हो, बस हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद जो कि एनपीटी में होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ट्रीटी है ना जिसमें प्रोहिबिट हो रहा है न्यूक्लियर वेपन, ये 2021 में ही आ गई थी, एंड इसमें बहुत सारा डिवाइड है, जिन लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन है और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। ठीक है, ये क्या करती है, जिन लोगों ने इस ट्रीटी को साइन करा है, जो ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है, ये जितने भी सिग्नेटरीज हैं उनके, उनको लीगली रोका जाएगा कि वो न्यूक्लियर वेपन ना तो बनाएंगे, ना टेस्ट करेंगे, ना प्रोड्यूस करेंगे, ना खरीदेंगे, ना ही स्टॉक करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। ठीक है, एंड यूएन एजेंसीज ने एनजीओ के साथ मिलकर इस ट्रीटी को बनाया था, और ये सिर्फ इकलौती ट्रीटी है जो सारे न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीटी सिर्फ 5 को क्या करती है, स्पेशल देती है, बाकियों में बैन कर देगी, लेकिन जो ये है, ये वाली ट्रीटी प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये सब के साथ ही बैन करती है। तो मतलब ये थोड़ी सी इक्वल ट्रीटी है, बट ये थोड़ी सी एक्सट्रीम भी है, और इसमें अब तक 70 लोगों ने साइन कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है प्रीलिम्स के लिए बाय द वे। जो बाकी 27 लोग हैं उन्होंने भी साइन करा है लेकिन रेटिफाई नहीं करा, मतलब उन्होंने साइन तो कर दिया लेकिन अपनी कंट्री के अंदर कोई लॉ नहीं लाए वो कि भाई इसको हमें करना है। बट फिर भी देखा जाए तो 70+27 टोटल 97 जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कर दिया है, साइन कर दिया है। और यूएन के अंदर ना ऑलमोस्ट 193 से लेके 195 मेंबर्स हैं। ठीक है, इतने मेंबर्स यूएन के अंदर हैं, तो उसके 50% लोगों ने इस पे साइन कर दिया है। तो अगर इंडिया ने इस इस प्रोहिबिशन ऑन न्यूक्लियर वेपन ट्रीटी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसको साइन नहीं करा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको अंडरमाइन करते हैं, हम रेस्पेक्ट करते हैं इसको। लेकिन इंडिया एनपीटी जो है उसको रेस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक है, और वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो एनपीटी के कारण इंडिया को फायदा भी हुआ है, क्योंकि एनपीटी क्या कर रहा है, प्रोलिफरेशन को रोक रहा है, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो रखो, वो जो न्यूक्लियर वेपन है और कहीं नहीं जाने चाहिए। तो इससे इंडिया को फायदा ये हुआ है कि जैसे अफगानिस्तान है, फिर म्यांमार हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, जो इंडिया की नेबरहुड है ना, वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन नहीं है। पाकिस्तान के अलावा और चाइना के अलावा किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है इंडिया के नेबरहुड में, और एनपीटी ने ही ये इंश्योर करा है कि किसी और कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन ना जाए। तो इंडिया को फायदा तो हुआ इस ट्रीटी से, लेकिन फिर भी हम इसका मेंबर नहीं बनना चाहते। ये जो ट्रीटी है जो प्रोहिबिट कर देती है सारे न्यूक्लियर वेपन्स को, ये इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म की कमी है, ऑब्वियसली, क्योंकि सिर्फ 50% लोगों ने इसको साइन करा है। एंड ये जो है, ठीक है, तो आपको 3 ट्रीटी साइन करनी है, 3 ट्रीटी के बारे में पता होना चाहिए। जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोलिफरेशन है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको रोकती है एनपीटी। न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग ना हो, उसको रोकती है सीटीबीटी।
कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, और सारे ही न्यूक्लियर वेपन्स को इलीगल या रोकने वाली जो ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ये 3 ट्रीटी आपको पता होनी चाहिए। ये रोक रही है उनका एक्सपेंशन, ये रोक रही है उनका टेस्ट, और ये तो सबको आउटलॉ कर रही है कि भाई ये न्यूक्लियर वेपन को खत्म करो। तो ये 3 ट्रीटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के ऊपर मेंस में ना एक क्वेश्चन आया था। तो ये चैलेंजेस इन फोरकास्टिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फोरकास्टिंग ज़रूरत है। जो इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो फोरकास्ट करता है कि मॉनसून कैसा आने वाला है। इसके दौरान क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं, क्योंकि सी अगर क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से हो रहा है, जो टेम्परेचर है ग्लोब का वो तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम कैसे उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे? भाई क्लाइमेट को हम प्रिडिक्ट तब कर पाएंगे ना जब सिस्टम थोड़ा सा स्टेबल हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो बदल ही रहा है, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते उसको ढंग से। तो इससे क्या है, फोरकास्टिंग में प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये देखा गया जो 2023 वाला ईयर था ना, वो दुनिया का आज तक का सबसे गर्म साल था, हॉटेस्ट ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, ये हमें कैसे पता हॉटेस्ट है? जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था ऑलमोस्ट 13.9 डिग्री सेल्सियस। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जब तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, मतलब जब तक हम जो ज़मीन में से कोल, ऑयल, फॉसिल फ्यूल इनको निकाल के हमने जो इनका कार्बन है एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा, उसके पहले जो एवरेज टेम्परेचर था ग्लोब का वो इतना था। अब जो है उससे वो कम से कम 1.18 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1.18 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ चुका है इस टेम्परेचर से। अब मतलब ये तब था, अब इतना और बढ़ चुका है। हमारा एम ये है कि जब 21st सेंचुरी खत्म होगी ना, तब तक जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री तक ही रुक जाए, मतलब इससे ज़्यादा ना बढ़े। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तो एटलीस्ट रुक जाए। मतलब अभी देखो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो 1.18 तो बढ़ ही चुका है, और 21वीं सदी के एंड तक वो हो सकता है 1.5 तक या फिर 2 डिग्री तक बढ़ जाए। तो ये डेटा कहता है कि अभी इतना बढ़े, लेकिन कुछ और साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि भाई 1.5 वाला जो मार्क है ना, उसको तो हम ऑलरेडी ही क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। सो द थिंग इज, प्रॉब्लम आती है अब वेदर के फोरकास्टिंग के अंदर। जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं, जैसे 2023 में उन्होंने प्रिडिक्ट करा था कि एल नीनो है वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, स्प्रिंग मतलब मार्च के अंदर ही आ जाएगा। बट जो एल नीनो जिस लेवल का आया उसने सबको शॉक कर दिया। एल नीनो क्या होता है? सी बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। ये है ना पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। यूजुअली क्या होता है, जो गर्म पानी है पैसिफिक ओशन में वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी रहता है और इस एरिया में पानी रिलेटिवली ठंडा रहता है। तो जब पानी ठंडा होता है ना, तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पे पानी गर्म है उसके ऊपर लो प्रेशर होता है। तो लो प्रेशर होता है तो गर्म पानी ना उठता है ऊपर, ऊपर की साइड उठता है, बादल बनाता है और बारिश करता है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। एल नीनो में क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसके उल्टे होने से क्या होता है कि पानी इस साइड का, पैसिफिक ओशन का जो ईस्टर्न साइड है वो ज़्यादा गर्म होता है, और ये वाला जो साइड था ये थोड़ा सा ठंडा रहता है। तो इससे क्या है, पूरा वेदर रिवर्स हो जाता है। और इसके कारण जब भी एल नीनो आता है ना, ये आपको ध्यान रखना है, एल नीनो से इंडियन मॉनसून गिर जाता है, उस पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो एल नीनो बहुत ही तेज़ी से आया, इसलिए जो 2023 वाला जो साल था वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, और इसी साल सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ी, ठीक है। तो एल नीनो ना खुद की ही छोटी सी मिनी ग्लोबल वार्मिंग कर देता है। 2023 मॉनसून डेफिसिट में था क्योंकि एल नीनो बहुत तेज़ी से आया, जो मैंने आपको बताया, जब रिवर्स हो जाता है पैटर्न। ला नीनिया क्या होता है, एल नीनो का उल्टा। ला नीनिया एल नीनो का उल्टा होता है। इसमें क्या है, नॉर्मली क्या होता है, ये जो पार्ट है वो गर्म रहता है पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न रीजन, और ईस्टर्न पार्ट थोड़ा ठंडा रहता है। ला नीना में क्या होता है, ये जो गर्मी है ना यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और यहाँ पे जो ठंडी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये पार्ट गर्म रहता है पैसिफिक ओशन का तो इंडिया का मानसून बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये पार्ट गर्म होता है तो इंडिया का मानसून गिर जाता है। तो ला नीना क्या कर रहा है, इसी पार्ट को गर्म और कर रहा है। तो इससे क्या होता है, इंडिया में मानसून बहुत तेजी से बढ़ता है, और इतनी तेजी से बढ़ता है कि कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी फ्लड्स भी आ जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है ला नीना। तो ला नीना का जो ला नीना इज हैवियर मानसून, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। दिस ईयर हैज़ बीन अनप्रेडिक्टेबल, मतलब एल नीनो को हमने प्रिडिक्ट करा था कि जल्दी आएगा, लेकिन और भी तेजी से आया। ला नीना हम सोच रहे थे कि आएगा या नहीं आएगा, वो अनप्रेडिक्टेबल हो गया, मतलब आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है।
फिर इंडियन ओशन डायपोल भी जो है वो भी अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, ये भी सिमिलर सा है। ये देखो इंडिया है, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। अगर इंडियन ओशन का ये जो अरेबियन सी वाला पोर्शन है ये गर्म हो और जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है ये ठंडा हो, इसको कहते हैं पॉजिटिव डायपोल। इसको कहते हैं पॉजिटिव डायपोल। अब देखो जब अरेबियन सी गर्म होगा ना तो इसके ऊपर जो प्रेशर है वो लो होगा और उससे क्या है, पानी ऊपर उठेगा, बादल बनेंगे। और देखो इंडियन मानसून ना इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर अरेबियन सी गर्म है, उसके ऊपर बादल बन रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो इंडिया पे बारिश अच्छी करेगा। तो पॉजिटिव इंडियन डायपोल इंडियन मानसून के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन नेगेटिव इंडियन डायपोल क्या होता है, जब बे ऑफ बंगाल गर्म होता है और जो अरेबियन सी है ये ठंडा होता है। अगर अरेबियन सी ठंडा है तो यहाँ पे पानी ऊपर उठेगा नहीं और मानसून भी ढंग से नहीं आएगा। इसको कहते हैं नेगेटिव इंडियन ओशन डायपोल। तो ये भी हम प्रिडिक्ट करते हैं। द थिंग इज ये भी जो है वो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा हमसे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसमें मेन प्रॉब्लम्स तो यही है कि जो इतनी इतनी बड़ी प्रिडिक्शंस होते हैं उनको करने में, कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सी जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत जल्दी से हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो उसमें जो एरर है ना अब बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म है उसमें एरर अभी भी थोड़ा कम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना चेंज नहीं होता। तो ये जो ऑथर है वो यही बोलते हैं कि जो लॉन्ग टर्म डेटा है उसको मेजर करने के लिए हमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। बिग डेटा की हमें ज़रूरत है, बिग डेटा एनालिसिस की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सुपर कंप्यूटर्स, इवन क्वांटम कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेटा है ना, इसको हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एरर है वो कम आ रहा है। सो ये वो आर्टिकल बोल रहा था। नेक्स्ट, जो अभी पिछले साल जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हुआ है ये उसका डेटा है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा डेटा आपको किस तरह से याद रखना है, क्योंकि इस पे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है जीएस थर्ड में, तब भी हो सकता है आपको कुछ ट्रेंड बताना हो। सी, जो एक्चुअल नंबर है ना, एक्चुअल नंबर वो आपको मेनली मेंस में लिखना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स मेंशन है, वो आपको लिखने नहीं, मैं आपको बताऊंगा कौन सा आपको दिखना है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या पूछते हैं, ट्रेंड। ट्रेंड दो टाइप से पूछते हैं। कैसे पूछते हैं प्रीलिम्स में ट्रेंड, कि किसी भी क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो पिछले साल से बड़ी है या घटी है। दूसरी चीज, कौन सी क्रॉप ज्यादा है और कौन सी क्रॉप कम है, मतलब क्रॉप के अंदर कंपैरिजन, और फिर क्रॉप का ईयरली कंपैरिजन कि वो बड़ा है या कम हुआ है। इस टाइप से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डेटा है आपको उसी तरह से ध्यान रखना है। ये रिलीज हुआ है कि फिलहाल जो ओवरऑल प्रोडक्शन है, मतलब जो टोटल प्रोडक्शन है वो बड़ा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रोडक्शन है पल्स का, ऑयल सीड्स का एंड शुगर का, ये डिक्रीज हुआ है। ये डायरेक्टली एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये डिक्रीज हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन था वो 3322 लाख टन था। आई विल रिकमेंड मेंस के लिए एटलीस्ट ये आप डेटा ध्यान रखो, 3322 लाख टन, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ही डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तब ये आप इंट्रोडक्शन में डेटा लिख सकते हो, सिर्फ उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो राइस है, वीट है और मिलेट है, मिलेट जो कि कोर्स ग्रेन्स होते हैं, बाजरा वगैरह, उनका जो प्रोडक्शन है वो बड़ा है, तो ये अच्छी बात है। अब ये कितना बड़ा है वो ध्यान रखने की आपको जरूरत नहीं है, बट आपको अब ट्रेंड समझना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। देखो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा डेटा लिख दिया है, ये आपको याद नहीं रखना, बट यहाँ पे डेटा लिखा है ताकि आप याद रख पाओ ट्रेंड क्या है। जैसे राइस का जो प्रोडक्शन है देखो वो 13 के अराउंड है, तो मतलब राइस इतना है। देखो जो वीट का प्रोडक्शन है वो 11 के अराउंड है, मतलब राइस ज़्यादा है वीट से। ये आपको ना ये सीरीज याद रखनी है, ये डेटा भूल जाओ, बस ये सीरीज याद रखना। ये डेटा लिखा है ताकि आप कंपेयर कर पाओ। फिर जो मिलेट्स है देखो वो भी काफ़ी कम है, मिलेट्स वीट से भी कम है, बहुत ही कम है इनफैक्ट मिलेट। तो इसको रैंक कर देते हैं एक बार। सबसे ऊपर राइस, फिर वीट, फिर नीचे मिलेट है। पल्सेस जो हमने देखा इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, पल्सेस जो है वो 242 है, मतलब मिलेट से तो ज़्यादा है ना, तो पल्सेस को मिलेट के ऊपर रख दो। फिर आगे आओ, जो ऑयल सीड है वो 396 है, ऑयल सीड भी गिरे हैं लेकिन वो पल्सेस से तो ज़्यादा है, तो अब इनको ऐसे रखो, ऑयल सीड, पल्सेड एंड मिलेट। फिर ठीक है, सेंटर ने क्या बोला है, ये रिडक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि ड्रॉट लाइक कंडीशन थी महाराष्ट्र में या राजस्थान में। जो मैंने आपको अभी पिछले आर्टिकल में बताया कि पिछले साल जो मॉनसून था ना वो डेफिसिट में था, मतलब वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ ला नीना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, सॉरी एल नीनो काफ़ी एक्सट्रीम था, एंड प्रिडिक्शन भी काफ़ी डिफिकल्ट था करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और जो शुगर केन है और कॉटन है, इन दोनों का भी रिडक्शन हो रहा है।
इन दोनों को यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो शुगर केन का वेट कितना है, 4500 LT, क्योंकि शुगर केन का वेट वैसे भी ज़्यादा होता है, तो इस कंपैरिजन में वो नहीं आएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि कॉटन और शुगर केन दोनों डिक्रीज हुए हैं, और पल्सेस का भी रिडक्शन हुआ था। लेकिन पल्सेस में ऐसी कौन सी पल्स है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? देखो ग्राम, तुअर भी उगाई जाती है, लेकिन जो ग्राम है वो भी उगाई जाती है, और जो ग्राम है वो सबसे ज़्यादा, वो ऐसी पल्स है या ऐसी दाल है जो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो देखो ग्राम सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, शुगर केन एंड कॉटन का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है। फिर ये जो रैंक है ना, ये आपको ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का है, फिर व्हीट का, फिर ऑयल सीड्स का, फिर पल्सेस का, और फिर मिलेट्स का। ठीक है, ये फिर आपको बस ये नंबर याद रखना है 33, 22, और किन किन क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, किन का डिक्रीज हुआ है, ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे पास्ट में भी क्वेश्चंस आए तो आपका काम पूरा हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।